अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। और जब मैं ये बात करती हूं ये घर आपका हुआ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी हमारे गेस्ट आए वो तमाम वो इन्फॉर्मेशन आपको दे के जाएँ जो आप चाहते हैं कि आपको घर लेने या बेचने से पहले पता हो। और आपको पता है घर वो भी अपना, हमारी जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें से सबसे पहली ज़रूरत जो है मैं समझती हूँ चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, लेकिन मैं ज़्यादातर यही बात करती हूँ कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो है उनमें बहुत ज़्यादा ही ख्वाहिश होती है कि घर चाहे कुछ भी हो उनकी अपनी लाइफ में जो है ज़रूर अपना हो जाए। और आपको पता है कि जैसे जैसे जो है आबादी बढ़ती गई, फिर घरों की डिमांड बढ़ती गई। पहले एक ही ख़ानदान एक ही घर में रहता था, लेकिन फिर जब ख़ानदान बड़े होते गए तो घरों की डिमांड बढ़ी। जब घरों की डिमांड बढ़ी तो मैंने देखा कि 80 और 90 की दहाई में जो है अपार्टमेंट जो हैं उसका बड़ा बूम आया। और अब आप देखते होंगे कि चाहे वो आप प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पे जब आप बिल्डर्स के इश्तिहारात देखते हैं तो आपको ज़्यादातर जो है अपार्टमेंट्स ही के इश्तिहारात नज़र आते हैं। और इसका बूम क्यों आया, रीज़न क्या थी, आप समझ भी गए मेरी बात से भी। लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं उनसे जब मैं आपका तारुफ करवाऊंगी तो वो भी आपको बहुत अच्छा से समझा सकेंगे। जहाँ जो है ये घरों की डिमांड बढ़ी, वहीं हमने देखा कि रियल इस्टेट भी बहुत अच्छा फरीक बन के आया। तो हमारे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी रियल इस्टेट से है, काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त मोहम्मद शफ़ी जाखवानी, CEO हैं सिटी एसोसिएट्स के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शफ़ी साहब? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका शफ़ी साहब, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं समझती हूँ जब आपसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इतनी बातें कर रही थी तो मुझे ना सिर्फ आपके बारे में पता था ही पहले से, लेकिन और भी ऐसी बातें पता चली जो मैं समझती हूँ कि हमारे नाज़रीन भी आपसे जब जानेंगे तो आपकी जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छे से जो है जो घर की ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकेगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा हमें अपने बारे में ही बताइए, जो आपकी सिटी एसोसिएट है इसके बारे में बताइए। जी जी, थैंक यू वेरी मच महानूर, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया मोहम्मद शफ़ी जाखवानी है, मेरा जी। ताल्लुक़ सिटी एसोसिएट से है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस रियल इस्टेट के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं। 1992 में मेरा इस प्रोफेशन में हादसाती तौर पे एंट्रेंस हुई थी और 96 में मैंने पहले अपना ऑफिस खोल लिया था। उसके बाद जो आज हम काम कर रहे हैं सिटी एसोसिएट के नाम से, ये हमने ऑफिस बनाया था 2002 में। तो आज इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में 20 साल हो जाएंगे। अच्छा, रियल इस्टेट बहुत वास्ट फील्ड है और जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि 80 और 90 की दहाई और उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया इसमें बहुत ग्रोथ होती गई। फिर हमने इसकी पूरी रिसर्च भी की, हम थोड़ा सा रियल इस्टेट रिसर्च में भी हैं और पाकिस्तान में ख़ासकर जैसे कि हमारा ताल्लुक कराची बेस्ड कंपनी है तो हमने डिफेंस में ही ज़्यादा काम किया है। शुरू से हमारा फोकस क्लिफ्टन डिफेंस ही था। तो डिफेंस का एक फेज़ 8 हुआ करता था, उस ज़माने में बिल्कुल न्यू अलॉटमेंट थी, 75 की अलॉटमेंट है वो। तो उसकी जब मैंने 2010 के बाद आके रिसर्च निकाली, पुराने रेट्स निकाले, तो रियल इस्टेट के हवाले से अगर बात की जाए, लोग कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, करेंसी डिवैल्यू हो गई हमारी, लेकिन रियल इस्टेट ने जो रिटर्न दिया है लोगों को, और ख़ासकर कराची की अगर हम बात करें और फेज़ 8 की बात करें तो पिछले 40 सालों में ये 4000 गुना बढ़ा है। और इसकी पूरी मेरे पास इसके ग्राफ्स हैं, इसके नंबर्स हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पर इसकी प्रेजेंटेशन भी दी है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ डिस्क्राइब की लोगों को। जो चीज़ 1980 में आप समझ लें जो प्लॉट 25 रुपये गज़ हुआ करता था, वही प्लॉट जो फेज़ 8 में अभी मार्केट में थोड़ा सा रुकी हुई है मार्केट, लेकिन इससे पहले जब 2016 में एक बूम बना था प्राइस का, उस वक्त वही 25 रुपये गज़ वाला प्लॉट 80,000 रुपये गज़ पे गया। तो तकरीबन आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर 4000 गुना पे चली जाती है। और इसके अलावा और भी कराची के इलाके मुख्तलिफ परसेंटेज से बढ़े, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। और 80 तक जिस तरह ज़मीनें सस्ती थी, प्रॉपर्टी सस्ती थी, तो लोग घर बनाया करते थे, बड़े घर बनते थे। लेकिन जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गईं, लोग छोटे घरों में शिफ्ट होने शुरू हो गए। अपार्टमेंट्स की शक्ल इख्तियार अब अपार्टमेंट्स में भी, अब तो बल्कि हमने एक और रिसर्च की कि अपार्टमेंट भी अगर आप बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाएंगे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि उसमें भी वही वाली बात है कि पहले लोग एक पूरा कुंबा एक घर में रहता था, आहिस्ता आहिस्ता अब ये कि एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट होती जा रही है। और नए ट्रेंड्स यही आ रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कल्चर में पहले भी हम देखते थे, खैर वहाँ अगर किसी ने वर्किंग की है, कि वहाँ बड़े घर नहीं होते हैं। एक तो उनकी मेंटेनेंस महंगी होती है, वहाँ अगर आप किसी ठंडे इलाके में तो उनकी हीटिंग महंगी है, तो वो छोटे छोटे घर होते हैं। तो पाकिस्तान में अभी भी खैर जो हमारी अच्छी वेल ऑफ फैमिलीज हो तो बड़े घरों में रह रही हैं, लेकिन मेरा अपना एक मुवाजना मैं कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में छोटे घर ही ज़्यादा बिकेंगे। और अब पोर्शन सिस्टम बनने लग गया है। हाँ, अब आप देखें कई रेजिडेंशियल इलाकों में भी अगर 200 गज़ या 300 गज़ का भी प्लॉट है तो उस पर वो पोर्शंस बना देते हैं, और अगर वो 400 गज़ का है तो उसमें एक फ्लोर पे 2 या 3 भी बना देते हैं।
और वो छोटे छोटे फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करना भी आसान है। बिल्कुल। और जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी पॉसिबल है, क्योंकि बड़े फ्लैट्स को ख़रीदना नामुमकिन होता चला जा रहा है एक आम आदमी के लिए। शफी साहब, जब आपने जिक्र किया तो मेरे जहन में सब घूम गया, बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े कामयाब हमने प्रोजेक्ट्स देखे हैं कराची में। और उनके बाद ही जो है जब ये आना शुरू हुए नए प्रोजेक्ट, तो फिर उससे बेहतर बेहतर की तलाश में जाने लगे लोग, और खुद बिल्डर्स ने भी उसको जो है ऑन भी करते हैं इस बात को। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसकी मेंटेनेंस एक कुछ सालों तक तो रहती है, जब तक वो आपके जो बिल्डर्स हैं उनके हाथ में हैं, वो सेल नहीं होते पूरे या रेंट आउट नहीं होते। लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी मेंटेनेंस जो है, वो जो देखिए, रेजिडेंट। मैं अभी जो बात कर रहा था छोटे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। बड़ा प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है, बड़े प्रोजेक्ट में भी यूनिट्स छोटे होते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ ये है कि बहरहाल बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब बिल्डर्स भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि 2010 के बाद ये जो पिछले 10 साल हैं, इसमें हमने देखा कि लोगों का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई, हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए। इससे पहले कहाँ लोगों को पता होता था। तो इसी तरह रेजिडेंशियल में या घर बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, अब जो हाई एंड एरियाज हैं उसमें तो उसको तो बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है, इतना जदीद टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में हमेशा से हमने देखा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ के बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अब पूरी आप कहीं वेस्टर्न कल्चर में जाएं तो वहाँ पे बेसिक नीड सबकी एक ही जैसी है और सबकी पूरी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बेसिक में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग्स हैं। मतलब एक ही ज़रूरत आपकी 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक पूरी हो जाती है, वही खाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह घरों में भी स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में आप देखें ना, एजुकेशन के भी यहाँ इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह घरों में भी बहुत स्टैंडर्ड। हम टॉप लाइन घरों की बात करें डिफेंस की तरफ जहाँ बनता है, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ आज 50,000 रुपये फुट भी अपार्टमेंट बिक रहा है। और आप किसी शहर के किसी दूसरे इलाके में चले जाएं, पुराने इलाके में चले जाएं, तो वहाँ आज भी आपको 7,000 रुपये फुट में भी अपार्टमेंट मिलेगा। शफी साहब, जब आप ये बात करते हैं तो मेरे जहन में सवाल आ रहा है आपसे कि जब आपने स्टार्ट किया, जिस वक्त आप बात करें अराउंड 30 ईयर्स बैक, 1992, तो उसकी जब हम बात करें तो आपने प्राइजेस के लिहाज से तो कहा कि चेंज आया, महंगाई जिस तरह हम सब ये कहते हैं भाई प्राइजेस बढ़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ी। और आपने फिर ये भी कहा कि सारी तवज्जो जो है ज़्यादातर आपका ख़ास तौर से उसी तरफ है, डिफेंस साइड पे, काम ही आपने वहीं से स्टार्ट किया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भाई महंगाई तो अब तो वर्ल्ड के, अब जब महंगाई का जिक्र करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही है। लोग जो घर बनाने का सोचते थे उनकी पहली तरजीह जो है उनका घर का चूल्हा या फिर बच्चों की तालीम है। तो कितना असर पड़ा है अब आपके बिजनेस पर इससे? देखिए, ये थोड़ा सा इसको हमें पीछे जाना पड़ेगा। बेसिकली तो हम जिस प्रोफेशन में है ना, एक इंसान की बेसिक जो है ना तीसरी ज़रूरत है। वो भुट्टो का नारा था ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो वी आर द थर्ड नेसेसिटी डीलिंग इन। अब घर, मैं जब 90 की दहाई में यहाँ काम करते थे हम क्लिफ्टन में, तो वहाँ 1,000 रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट बिकता था, और आप समझ लीजिए कि 8-10 लाख रुपए में इजीली फ्लैट मिल जाता था। और वही चीज़ आज हमने देखा कि जो 8 लाख वाली बात है वो 8 करोड़ पे चली गई। और जो अभी आपने महंगाई का जिक्र किया, ये जो पिछले कुछ 6 महीने गए, आज इस दफ़ा हमारा करंट जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान का वो 42% है। हमारा दोबारा बैंक डिस्काउंट रेट या कैबोर रेट जिसको हम कहते हैं, वो 7% से बढ़ते बढ़ते आज 15% आ गया है। और इस वक्त जो एक मुल्क की इकोनॉमिकल सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल है, उसमें एक आम आदमी की सर्वाइवल ही नहीं हो पा रही, तो घर ख़रीदना तो बहुत मुश्किल हो गया है। और रिसेंटली जो FBR ने टैक्सेस नए लगाए हैं, उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी पिछले कुछ 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, बिकॉज कि आपके सामने ही एवरीवन नोस कि क्या हो रहा है मुल्क में, किस तरह की सिचुएशन में हम चल रहे हैं। तो उसमें बाइंग बिल्कुल रुकी हुई है, और हमने बड़ी इसके ऊपर एहतजाज भी किया, हमारी एसोसिएशंस ने और आबाद ने और भी जो रियल इस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, FOR वगैरह, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ने, कि जी ये जो टैक्सेस हैं ये मंजूर नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की अपनी एक ऐसी सूरत हाल है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, जहाँ आपने कहा कि बाइंग अभी रुकी हुई है, तो इस वक्त जो आपको नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, उनके जहन में सबसे पहले जब कोई चीज़ रुक जाती है कहीं, तो वहाँ पे ये होता है कि फिर वो डाउन होगी। तो क्या ऐसा है? नहीं, इस तरह बहुत कॉल्स आती हैं हमारे पास कि यार मार्केट स्लो है तो ज़रा कुछ सस्ती चीज़ दिलवा दें। अब होता ये है कि देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, इसमें प्राइस बहुत बड़ी, ये एक अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस चीज़ के अगेंस्ट भी हूँ कि हमारे यहाँ एक माफिया सिस्टम है जो कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद इसलिए लेता है कि जब वो महंगी होंगी तो बेचे, तो फिर बेचेगा। तो वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है कि अगर आज मेरे पास कोई नया कस्टमर आता है, मुझे कहता है यार मार्केट गिरी हुई है तो मुझे कुछ सस्ता दिलवा दे, तो वो अगर थोड़ा बहुत सस्ता हुआ भी है 10-15%, तो वो सस्ता नहीं लगता उसको, ऑलरेडी महंगा इतना हो चुका है वो। और बाइंग पावर जो है ना, देखिए हम कहते हैं हमने तरक्की की है पाकिस्तान में। आज जब मैं इस इंडस्ट्री में इंटर हुआ था, उस वक्त एक ऑफिस बॉय की तनख्वाह 2 से 2,500 रुपये हुआ करती थी, आज से 30 साल पहले।
और हम उस वक्त भी देखते थे कि हम लाखों करोड़ों की बात करते थे रियल इस्टेट में होते, और हमारे ही ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 2,000 रुपये। तो हम कहते हैं तरक्की की, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 20,000 रुपये है। सही। और महंगाई आप देखें, प्राइस आप देखें, तो हमने एज सच देखा जाए तो तरक्की नहीं की। कुछ सेक्टर्स में आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाई भी गई हैं। अच्छा, फिर लोग जब आर्टिफिशियली मानते नहीं है, लोग कहते नहीं आप इसको इंटरनेशनल सराउंडिंग से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है पाकिस्तान। लेकिन इंटरनेशनल सराउंडिंग से कंपेयर करने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस कंट्री का जीडीपी क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, वो किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ एक आम आदमी किस तरह सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, और फिर बदकिस्मती ये कि हमें आज तक, अब ये बात कहीं पॉलिटिक्स पे ना चली जाए, लेकिन हमें कोई अच्छे लीडर नहीं मिले। और हमारी बहसीत कौम, आई एम द पार्ट ऑफ दिस नेशन, कि हम अपना नफ़ा पहले देखते हैं, अपना फ़ायदा पहले सोचते हैं, तो उसमें ये होता है कि नुकसान होता चला जा रहा है। अब रियल इस्टेट को भी बहुत गलत तरीके से टैकल किया गया। सबसे बड़ा मसला रियल इस्टेट का, पाकिस्तान की रियल इस्टेट का, ये है कि यहाँ एक डॉक्यूमेंटेड वैल्यू अलग है, और जो हम डील करते हैं, जो हम प्राइस तय करते हैं, आपस में सौदा होता है, वो वट एवर द प्राइस, बट ऑन पेपर्स वो उससे बहुत कम है। खैर 2016 में एफबीआर ने इसमें इंटरवीन किया, उन्होंने कहा ये वैल्यूज़ कम है, इनको बढ़ाएंगे। फिर हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने कहा आप बढ़ा देंगे तो काम नहीं होगा, बिकॉज इस रियल इस्टेट में मोर देन 90% जो है ना ब्लैक मनी सर्कुलेट कर रहा है। अब ब्लैक मनी से मुराद कोई चोरी का पैसा नहीं है। आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कागजात में आप 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दिखा रहे हैं, तो वो 5 लाख रुपए ऑफिशियली घूम रहा है, बाकी 95 लाख रुपए वो अनडॉक्यूमेंटेड, उसको हम ब्लैक मनी कह देते हैं। लोग कहते हैं चोरी का पैसा है। अब चोरी किसी ने नहीं की है, वो सर्कल ही घूम रहा है। आपने अगर एक प्रॉपर्टी बेची तो आपको 5 लाख रुपए वाइट मिले, बाकी आपको कैश मिला। आपने आगे खरीदी, वो आपने कैश दे दिया। अब वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं आ रही, रिकॉर्ड में नहीं आ रही। सही। अब वो इतना ज़्यादा डिफरेंस था। और इसमें भी मैंने कई दफ़ा, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रोग्राम से पहले बताया कि हमने काफ़ी आर्टिकल्स में लिखता रहा हूँ, काफ़ी हमारी इस तरह वीडियोस भी हैं, तो हमने बड़ी कोशिश की कि सिंध गवर्नमेंट जो डीसी रेट तय करती थी, उस रेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1986 में। उससे पहले ऐसा होता था कि आप ईटीओ के साथ मिलकर एक रेट डिसाइड करते थे, वो डॉक्यूमेंट्स में लिखते थे। 1986 में एक वैल्यूएशन टेबल मुतारिफ करवाया गया कि जी अब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसकी डॉक्यूमेंट में ये इस परसेंटेज से वैल्यू लिखेंगे, उसका एक टेबल होता था। उस वक्त जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त मार्केट प्राइस और उस वैल्यूएशन टेबल में बहुत ज़्यादा फर्क, बिल्कुल मामूली फर्क था। लेकिन वक्त के साथ क्योंकि वो रियल इस्टेट ग्रो होता गया, लेकिन वो प्राइजेज नहीं बढ़ाई गई। अच्छा, वो क्यों नहीं बढ़ाई गई? जो बढ़ाने वाले हैं, जो इसके करता धरता हैं, उनका अपना पैसा इसमें पार्क होता है। हम जिसको कहते हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, वो रियल इस्टेट इज़ द बिगेस्ट एवेन्यू का आप अपना पैसा पार्क तो इससे शफी साहब, इसको असल फ़ायदा किसको पहुंचता है फिर? इससे देखिए, फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को पहुंचता है जिनके वो स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट को इसलिए नहीं पहुंचता कि उसकी वैल्यू कम होती है, उस पर टैक्स कम जनरेट होता है, और जो एक आम आदमी है उसके लिए वो प्रॉपर्टी उसकी रीच से हर रोज़ दूर होती चली। सही। शफी साहब, अभी मुझे आपसे जो आपने बातें की उसमें बहुत अच्छा, मेरे पास एक सवाल है जो मुझे आपसे करना है। इन सवालों से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी बातें माशाल्लाह इस तरह आप बात से बात मुझे दे रहे हैं, तो मुझे होता है कि मैं ये वाली बात पहले पूछ लूँ। मगर एक सवाल और भी मेरे जहन में, वो आपसे पूछती हूँ। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद पूछते हैं कि वो लोग भी चाहते हैं जानना, और मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि घर हमारा हो। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ हैं। ये ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं शफी साहब से कही थी कि सवाल एक मेरे जहन में मुझे ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग भी उसका जवाब जानना चाहते हैं। छोटे यूनिट्स की बात आप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या बिल्डर्स नए बिल्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि छोटे यूनिट्स हों तो ज़्यादा जल्दी डिलीवर कर सकेंगे। ये मेरे जहन में इसलिए बात आई कि मैंने देखा है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बात की जाती है बिल्डर्स की तरफ से कि 4 से 5 साल में जो है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन आप यकीन करें 10 साल तक हो जाते हैं और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इससे जो बायर है उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी बिल्डर से ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहूँगी जो ख़रीदने वाला है, जिसकी ख्वाहिश है, वो जल्द से जल्द अगर पूरी हो रही है तो उसका ही फ़ायदा है ना। देखिए, जैसे कि आपने कहा ना, घर एक हर फैमिली का ख्वाब है, और इंसान जब काम शुरू करता है, कोई भी फैमिली में बच्चा अलग होता है, काम करता है, तो उसकी और उसकी फैमिली का पहला टारगेट होता है मैं घर ले लूँ। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ, मैंने जैसे कि बताया ना कि रियल इस्टेट को रेगुलेटेड नहीं किया गया। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि गवर्नमेंट और उस कंसर्न इदारे के पास होती है कि हाँ ये सही है, ये ज़मीन ले ली गई है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ये बनेगा और ये इतने वक्त में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे यहाँ मसला ये कि जैसे कि एक बात है, रीरा की बात की जाती है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो आज तक पाकिस्तान में नहीं बनी। कोई 5 साल पहले इंडिया में उसका वजूद आ गया,
उसका मकसद ये है कि रियल इस्टेट से जुड़े हुए तमाम एक्टिविटी उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मॉनिटरिंग में होगी। सही। आज अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो पहले वो उसके डॉक्यूमेंट उस अथॉरिटी को देगा और उसको अप्रूव करवाएगा, ताकि होता ये है कि बिल्डर ने अभी प्लॉट खरीदा होता है, सिर्फ बयाना किया होता है जी। और वो उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, फिर उसी पब्लिक के पैसे से वो उस प्लॉट की कीमत करता है बिल्कुल। और फिर वो नक्शे पास होने जाते हैं, फिर एनओसियाँ आती हैं। अब अगर उस पूरे प्रोसेस में अगर एनओसी ना आए, फिर हमारे यहाँ आपको पता है जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, जो कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी है, वो इतने कोई फ्रेंडली नहीं है, इतने ईजी नहीं है। वहाँ पे फिर जो सिस्टम चल रहा है वो बात यहाँ करना मुनासिब नहीं है। वो एक ऐसा सिस्टम है कि वो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो लटक गया। और आप जो कह रही हैं बिल्कुल इसी तरह होता है, 4 साल का प्लान होता है लेकिन 10 साल हो गए आज तक प्रोजेक्ट बना नहीं। बल्कि 10 साल नहीं, मुझे तो ऐसे हमारे पास कई लोग आते हैं बेचारे जिन्होंने जी 15 साल पहले बुक किया था, उस वक्त के इतने पैसे दिए हुए, आज तक बिल्डिंग बनी नहीं। और फिर ये जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जिस तरह से ब्रांडिंग की जाती है टीवी पे और वो जो अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई जाती है, मेरा मशवरा ये है कि तमाम जो घर ख़रीदना चाहते हैं वो पहले ख़ुद कैलकुलेट कर लें कि अगर उनको इतनी अट्रैक्टिव प्राइस सिर्फ पब्लिसिटी के तौर पे दिखाई जाती है तो क्या वाकई उस पैसों में फ्लैट मिल सकता है। क्योंकि वो लिखा हुआ होता है ऊपर, मिसाल मैं दे रहा हूँ 15,000 रुपये महीने में आप फ्लैट के मालिक बने, बिल्कुल। आप नीचे उसमें कुछ और लिखा होता है। लोग इतने बेचारे मासूम हैं कि वो जाके कहते हैं जी 15,000 रुपये महीने में फ्लैट। अभी भी आप शारा फैसल पे चले जाएं, बेतहाशा इश्तिहारात कराची लगे बहुत दिख बड़ा रहे हैं। है, इतने सुरजानी का इलाका है, मेमार का इलाका है, एहसनाबाद का इलाका है, स्कीम 33 में भरी हुई है सोसाइटियाँ। लेकिन 15,000 रुपये महीने में अगर आप 10 साल भी पैसे भर लेंगे तो आपके 18 लाख रुपए जमा होंगे। 20 साल भर लेंगे तो खुद 36 लाख। कैलकुलेशन कर लें तो तो आपको वो लोग अंदाजा हो करते जाएगा कि नहीं आप हैं। किस तरफ जा रहे फिर अब तो देखें कराची में जो इंसिडेंट हुआ, एक बिल्डिंग को तोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उसके बाद तो लोग बहुत अवेयर हो गए। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ मुख्तलिफ इलाकों में बिल्डिंग है ना, छोटा प्लॉट है, तोड़ के बिल्डर ने कमरा ऑफिस बना के बैठ गया, लोगों को फ्लैट भेज दिया, 2 साल हो गए अभी तक खड्डा नहीं मार सका, उसकी अप्रूवल नहीं थी, उसके प्लॉट के कागजात में मसला था। तो हमें इन सारी चीज़ों को हम एक एक आदमी को नहीं पकड़ सकते। हमें करना ये है कि हमारी बड़ी रिक्वेस्ट रही है गवर्नमेंट से भी कि रियल इस्टेट को, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी पिछली इस सेशन में रियल इस्टेट को एज ए इंडस्ट्री तस्लीम किया, आपने देखा उसके बाद कंस्ट्रक्शन में बहुत ग्रोथ आई। इतनी ग्रोथ आई कि एक रिकॉर्ड देखा गया कि सीमेंट की और सरिये की रिकॉर्ड सेल्स हो गई। हम खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेबर मिलना मुश्किल हो गई, इतना माशाल्लाह काम ग्रो हुआ। लेकिन आज बहरहाल फिर हम किसी और ट्रैक पे चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस इंडस्ट्री को, जिस तरह से रियल इस्टेट को इंडस्ट्री बनाया गया, तो रियल इस्टेट कंसल्टेंसी को भी, हम बीइंग अ रियल्टर में मेरा शुरू से हमारा एक मुतालबा है कि इसको भी आप रेगुलराइज करें। और सबसे पहले रीरा का क्याम होना चाहिए, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ताकि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो वो उस अथॉरिटी से सर्टिफाइड हो, ताकि एक आम आदमी जब उसमें कोई यूनिट बुक कराए, और उसकी एस्क्रो अकाउंट होते हैं, जिस तरह अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ डीएच सिटी में ARY लगूना, उसका एस्क्रो अकाउंट है DHA के साथ। अगर इन केस बिल्डर वो नहीं बनाता तो गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और दुनिया भर में इसी तरह होता है कि पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाता है। मगर शफी साहब, वही बात के जितने भी गवर्नमेंट उसे ऑन कर ले या बिल्डर ऑन कर ले, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है जो नस्ला टावर के साथ हुई, उधर तो सब बेबस थे, इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है आबाद के नाम से, वो लोग सब जो हैं कुछ नहीं कर सके। तो उसमें यहाँ भी आके तो बड़ी परेशान लोग तो भी सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या। और जिस तरह अभी मैंने आपको बात की कि अगर आपने इन्वेस्ट किए अपने पैसे, वही जो बड़े बड़े इश्तिहारात देख के साल 2 साल के लिए, और वो चले गए 10 साल पे, तो इस तरह तो प्राइजेस भी बढ़ गई। तो उससे उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो तो बहुत कम उस लिहाज से किया था, प्राइजेस बढ़ गई, तो उसका सफ़र, वो बोझ कौन उठाएगा फिर? क्या बिल्डर्स उठाते हैं? नहीं, बिल्डर नहीं उठाते हैं। देखिए हमारे यहाँ बड़ी मायूसी और बदनसीबी की बात है ये कि कुछ भी होता है तो एंड यूज़र मरता है जी। अभी कई केसेस हमारे पास आते हैं कि जी सर वो 3 साल पहले हमने पैसे दिए थे, वो बिल्डिंग हमने, बल्कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्डर की एक और टेक्निक होती है कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एक प्राइस है वट एवर द प्राइस, उसका 50% प्राइस में कहते हैं पूरी पेमेंट दे दो, आपका फ्लैट मैं आपको बुक कर देता हूँ, पूरी पेमेंट एडवांस ले ली। 3 साल बाद उस बिल्डर ने कहा कि जी मैं बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, तो अब आपके पैसे मैं वापस दे रहा हूँ। अब उस 3 साल में उसने जो फ्लैट बुक किया था, मिसाल अगर 50 लाख का फ्लैट लिया था उसने, फुल पेमेंट देके, करोड़ वाला फ्लैट, अब दूसरा कोई फ्लैट लेने जा रहा है तो वहाँ तो 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। तो सफ़र तो वो कंज्यूमर ही करता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कंज्यूमर जो सफ़र करता है, हमारे कंज्यूमर राइट्स को पूछने वाला ही नहीं है। आप किसी से पैसा लेके बैठ जाएं, 10 साल बाद आप पैसा ना दें, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और ये जो नस्ला टावर वाला केस है ना, तो देखें ये तो एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लूम एग्जाम्पल है। एक इदारे ने उस प्लॉट को लीज किया, उस पर बिल्डिंग बनी, उसका नक्शा पास हुआ, उसकी फिर सब लीज हो गई, लोगों ने रहना शुरू कर दिया। आज एक सुप्रीम कोर्ट आके कहती है गलत बनी है, उसको तोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के कंपैरिजन में इस्लामाबाद में जो बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे बनी थी, उसको उन्होंने पेनलाइज किया और उसको रेगुलराइज किया।
इसको भी यही करना चाहिए था। ये सारी चीजें देख के देखे ना, हमारे यहाँ ये सबका बात कॉन्फिडेंस इस वक्त जो है वो शेक हो गया, कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। हमारा तो मोस्टली ओवरसीज कस्टमर है। नस्ला टावर के टूटने के बाद तो ओवरसीज पाकिस्तानी इसका इंटरेस्ट बिल्कुल और अभी lose कर आपने दिया। आपको खुद भी पता होगा, इस बात से आप आगाह होंगे कि जब ये तमाम सूरत हाल इतनी इस वक्त जो महंगाई की वजह से भी और वेस्टर्न नहीं आ रहा है, ओवरसीज जो हैं वो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इस अब वक्त कोई देखिए भी नहीं इमरान बाइंग खान के रुकी बाद हुई तो है। ओवरसीज भी नहीं आ रहा। आपने ये भी देखा होगा, आपको पता होगी ये खबर कि मोहसिन शेखानी ने जो आबाद जी बिल्कुल, उन्होंने दोस्त है हमारे यहाँ। अभी उन्होंने देखे ना, इतने डिप्रेस हो गए कि अब उससे तंग आने वाले दिन बड़े खतरनाक लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से इन्फ्लेशन हुआ है, आज देखें किसी मुल्क में 42% मंथली इन्फ्लेशन अगर हो जाए जी। और जो बिल्डर्स ने माल बेचा हुआ है, कमिटमेंट्स की हुई हैं, वो कैसे पूरी होंगी। हमारी एक स्कीम है सुपर हाईवे पे, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नए बिल्डर्स ने बहुत सस्ता माल बेचा हुआ है। अच्छा, तो वो डिलीवर कैसे होगा, और उसमें भी अल्टीमेटली फंसेगा कौन? उसमें भी वही सूरत हाल आती हुई आपको नजर आ रही है जो मैं जिक्र कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह है। मतलब अगर मैंने 2 साल पहले बुकिंग की थी XYZ में 7,000 रुपये फुट में, 6,500 रुपये फुट में, और अभी तक मैंने वहाँ खड्डा भी नहीं लगाया है, तो आज अगर मैं उसको शुरू करूंगा तो आज तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही कहाँ यानी वो जो ख्वाब देखा हुआ है लोगों ने और पैसे दिए हैं वो फिर कभी हमारे यहाँ देखिए हकीकत में नहीं नेगेटिव जाएगा। मार्केटिंग, हम लोगों की वो जो एक नीश है कि जी मुझे घर का ख्वाब है ना, वो हम ख्वाब बेच रहे होते हैं। सही। हमारी बीइंग अ सिटी एसोसिएट कोशिश होती है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बने कि जो डिलीवर ना हो सके, लेकिन बाज़ दफ़ा हमसे भी हो जाती हैं कोताहियाँ। हम कोई चीज़ लेते हैं वो नहीं बन पाती, तो बड़ा मोहतात होकर काम करने की कोशिश। और मेरी तमाम कंज्यूमर से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ ख़रीदें अपने तौर पे एटलीस्ट इंक्वायरी तो करें। ठीक है, उसके बाद अगर मसला होता है एक अलग चीज़ है, लेकिन लोग तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आती हैं कि जी वो बस वो उन्होंने कहा हमने ले लिया, पैसे भी दे दिए, ना कागजात देखे, ना एनओसी देखी, ना प्लॉट को समझा, ना उसकी। अच्छा, फिर एक और बड़ा मसला है हमारे यहाँ, थोड़ा सा एक ट्रेंड ये भी है कि साइज़ जो बताई जाती है वो निकलती नहीं है। नेट और ग्रॉस एरिया का फ़र्क बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर वो बता के दे रहा है, आपको समझा के दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बाद में चेंज कर रहा है ना, दैट इज। मगर शफी साहब यहाँ पे ये भी तो ज़रूरत है ना, उस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, जो खरीद रहा है उसको वो साइज़ का पता भी, अवेयरनेस भी हो कि किस तरह का नेट और ग्रॉस में क्या फ़र्क है, ये भी तो देखिए पता होना चाहिए ना। हमारे यहाँ माशाल्लाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हज़ारों की तादाद में काम कर रहे हैं रियल्टर्स, और हमारा बीइंग अ प्रोफेशनल यही काम है कि हमारे पास जब कस्टमर आए तो उसको गाइड करें। अगर उसकी फील्ड नहीं है, उसको ये चीज़ का पता नहीं है, तो उसको हम बताएंगे जो आप चीज़ ले रहे हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि हम हमें पता कैसे चले कि आप जो लेकिन बता मैं रहे वही हैं कह आप रहा सही हूँ ना, बता रहे हैं। बात ये कि हम आज इसमें भी फिर अगेन वही बात आ जाती है कि जो इस इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई रेगुलेटर नहीं बैठा हुआ ना कि ये बंदा ठीक बैठा है कि नहीं बैठा। आज इसकी मिसाल ये कि अगर आप ट्रैवल एजेंसी भी खोलते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जबकि आप लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए की टिकट बेच रहे लेकिन हैं। रियल एस्टेट की कोई भी लेकिन रियल एस्टेट आप कोई भी आके आज एक शॉप किराए पे ले, बोर्ड लगाए, टेबल कुर्सी रख के बैठ जाए, उसके पास ना कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, ना उसको कहीं रिकग्निशन की ज़रूरत है। तो वो अगर आप किसी नए कस्टमर को फ्रॉड कर देगा, उसको गलत मिसगाइड कर देगा, तो उसको हम पकड़ेंगे तो कैसे? आप समझते हैं शफी साहब, अभी जो लास्ट जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने ये जब इतना साथ दिया रियल एस्टेट का और इंडस्ट्री में बूम भी आया, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, तो इस तरफ भी ज़रूर तवज्जो देनी देखिए चाहिए। ये तो बहुत अच्छा स्टेप था, और पर्सनली खैर अब पॉलिटिक्स की बात होगी, लेकिन आपने बिल्कुल जिक्र किया इसका भी पहले भी। जी इमरान खान इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान। और अब लोग मान भी रहे हैं, हालांकि एक आम आदमी कह रहा था नहीं इसने महंगाई कर दी है, ये कर दिया है। महंगाई तो पूरी दुनिया में, फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, महंगाई हर जगह हो रही है। लेकिन अब जाने के बाद लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान को उसने बिल्कुल एक ऐसे ट्रैक पे डाल दिया था कि इट विल बिकम अ सक्सेसफुल वेंचर। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि यार ये तो, उस वक्त लोग बुराइयां कर रहे थे, और जिस तरह से वो 5 मिलियन घर बनाने का मंसूबा था, वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम यही थी ना कि एक आम आदमी, बैंक से भी बड़ा साथ उसमें दिया। उसको बैंक में आप देखें 5% उस पर लोन मिल रहा था। वो पूरी कैलकुलेशन अच्छा, क्या सूरत हाल है? उस वक्त तो लग रहा था शफी साहब इनकलाब आने वाला है, कोई इनकलाब आ जाएगा। लेकिन बात यह कि एक 70 साल से ये मुल्क चल रहा है, आज 75 साल का पाकिस्तान हो गया। एक ट्रेंड को हम फॉलो करते हुए 70 साल से जब चला रहे हैं, और अगर एक उसको चेंज करना है तो वो एक 5 साल के टेन्योर में तो नहीं हो सकता। और अभी 5 साल भी पूरे कहाँ हुए थे, उसको कम से कम 2 टेन्योर मिलेंगे तो वो उस डायरेक्शन पे डालेगा। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, एक आम आदमी, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई। अभी मैं सवात होकर आया हूँ, कालाम में होकर आया हूँ, वहाँ के लोग खुश थे, वहाँ पैसा रोटेट हो रहा था, वहाँ टूरिस्ट आ रहा था। अभी भी उसमें बहुत जगह है, बहुत कैपेसिटी है, बट ऑलरेडी पिछले 3 साल में बहुत काम हुआ टूरिज्म पे। आप देखें कितने नए होटल्स बन रहे हैं। हमारे कई ओवरसीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी होटल इंडस्ट्री में, और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ गया। फिर कोविड की वजह से लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हुआ, तो पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ा सा और डेवलप करें। लेकिन अब फिर हम किसी और रेस में लग गए, अभी तो कहीं और ही जा रही है ना कौम पूरी, पर समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तो एक चीज़ अच्छी की तरफ चल रही थी। टूरिज्म पाकिस्तान की जो ब्यूटी है नॉर्दर्न एरियाज़ की, यकीन शायद आपने भी देखी होगी, वो किसी जगह से उसका कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब वर्थ वाइल है। तो उसको अगर आप डेवलप करें, और उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीज़ें हो रही थी। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम पे घर बन रहे थे,
बैंक फाइनेंस 5% पे दी जा रही थी। एक आदमी जो किराया दे रहा है 15,000 रुपये, उसके लिए ऐसी कैलकुलेशन की जा रही थी कि वो 15 की जगह 20,000 या 25,000 रुपये पे करे और वो इंस्टॉलमेंट पे करे, जी। तो 5 साल 10 साल में उसका अपना घर हो जाएगा। लेकिन फिर वो सारा ये तो बहुत खूबसूरत ख्वाब था जो बिल्कुल, हकीकत में तब्दील होने जा रहा था। होने इस जा पे रहा मैं था। आपसे मजीद बात करती हूँ जी, जी। और ब्रेक लेना क्योंकि ज़रूरी है, तो ब्रेक नहीं, लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे इस ख्वाब का, क्योंकि हमारी कोशिश ये है शफी साहब कि इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों का जो ख्वाब जो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, उसको वो हमारी हेल्प से, हमारे गेस्ट जो इतनी इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं उससे अपने उस ख्वाब को पूरा कर सके। क्योंकि खाली पैसा ही नहीं, आपकी अकल भी उसके लिए लाजमन जो है वो बहुत खर्च ज़रूरी की जाती है, उसे इस्तेमाल करना मतलब आप ज़रूरी एक है। चीज़ खरीद रहे हैं तो जी। उसकी इंक्वायरी तो करके बिल्कुल। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ हैं। ये ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बात कर रही थी कि जो ख्वाब हमारे अधूरे हैं उन्हें हकीकत में कैसे बदल सकते हैं, तो शफी साहब बता रहे हैं मुझे कि अगर आप अभी भी ये चीज़ समझ चुके हैं कि अब बेशक प्राइजेस बढ़ गई हैं और आने वाले वक्त में जो है मज़ीद बढ़ेंगी, तो फिर भी मैं शफी साहब आपसे पूछना चाहूँगी कहाँ ऐसी अभी इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कराची को कौन है जो जानता हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे कि मैंने बताया काम तो क्लिफ्टन डिफेंस से शुरू किया, लेकिन 2010 से ऑनवर्ड पे जब हाईवेज पे स्कीम आनी शुरू हुई तो हमारा वहाँ भी बड़ा एक्सप्लोर है। DH सिटी, ASF सिटी, बहरिया टाउन कराची और इसके अलावा मुतअद्दिद प्राइवेट स्कीम्स और भी हैं। और डेफिनेटली अब एक जगह जब पुर हो जाती है, डिफेंस क्लिफ्टन एस्केलेट हो गया, प्राइस बढ़ गई, तो आपको नए इलाकों की तरफ जाना पड़ता है। सही। तो सुपर हाईवे पे जो नई स्कीम्स आ रही हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए DHA एक बहुत मौजू है। प्राइजेस भी इस वक्त कम है, फिर DHA का ब्रांड है, इसके साथ एयरपोर्ट ASF सिटी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन, वो भी कीमतों के एतबार से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आज भी मिल रहा है। बहरे टाउन को तो दुनिया जानती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन किसी भी स्कीम में जब लें तो मेरा मशवरा यही है कि उसको अपने तौर पे थोड़ी सी इंक्वायरी करें। आप कोई छोटी सी चीज़ भी खरीदने जाते हैं ना शॉप पे, तो 4 दुकानें देखने के बाद आप एक शर्ट भी खरीदते हैं तो देखते हैं, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ऐसे ब्लाइंड खरीद लेते हैं। तो वो ना करें, आप अपनी वर्किंग पूरी करें। खैर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, खासकर मैं कहूँ कि सिंध में तो उस लेवल पे काम नहीं हुआ, पंजाब में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम हुई हैं। पंजाब का सारा आपका जो वो खाता सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया। आप अभी भी सिंध में भी खैर काफ़ी स्कीम्स की NOCs आप चेक कर सकते हैं कि जी इस स्कीम के पास NOC है या नहीं है। फिर लेकिन होता ये कि बीच में जो मिडल मैन होता है वो कहीं ना कोई स्टोरी सुना के आपको कन्विंस कर लेता है कि नहीं नहीं जी वो आ जाएगी NOC। और जैसे कि मैंने कहा ना कि रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर बन जाती है, खैर वो आज नहीं है, उसकी बात हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका मतलब है आपने कहा कि जिस तरह लोग कन्विंस कर लेते हैं, NOC जब तक ना देखें उस वक्त तक आप कन्विंस ना हो, आप देखिए ये ना बात ये सोचें कि कि फेस वैल्यू भी होती है। जाए। हाँ, अब मैं किसी से कहूँगा कि यार आ जाएगी NOC तो मेरा कस्टमर मेरी बात मान लेगा, लेकिन अगर वो मैं कहने में मेरी सदाकत भी है और मुझे पीछे से कई कंफर्मेशन है, बैकग्राउंड भी ठीक, तो उसका हाँ फिर वही ब्रांड नेम। जी, लेकिन अगर वो मैंने कह दिया, उसने मेरे कहने पे बिलीव कर लिया, फिर को मसला हो गया। फिर पाकिस्तान हम शुरू से कहते हैं कि ऐसी जगह है यहाँ पे आसमानी सुल्तानी ना किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ये जो बिल्डिंग भी टूटी, इट वाज अ मिरेकल। कैसे टूट गई? एक बंदे के पास लीज है, वो उसमें रह रहा है, और हम उन दिनों में इतनी दुआ करते थे कि बिल्डिंग ना टूटे, वहाँ से गुजरते, लेकिन आज हम गुजरते हम कहते हैं निस्तु ना खत्म, और निशान हम नहीं है ये गुजरते हुए कहते हैं कि वाकई यहाँ पे कुछ था भी, यकीन नहीं आता। यकीन नहीं आता। इस तरह की एक और सोसाइटी है हमारी KPT की, कराची पोर्ट ट्रस्ट की, माई कोलाची बाईपास में, उसमें भी 99 ईयर्स की लीज हो गई। KPT के अफसरों को प्लॉट मिले, वो कई दफ़ा रीसेल हो गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उसको ब्लॉक किया गया, फिर बीच में खोला गया, फिर बंद हुई, फिर खोल, आज अभी फिर वो ब्लॉक हुई हुई। तो अब यहाँ मसला ये कि हम कहते हैं चले लीज़ देख ली हमने, अब लीज़ के बाद भी ब्लॉक हो जाती है, अपार्टमेंट की सब लीज़ के बाद भी वो टूट जाता है, बिल्डिंग टूट जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हो जाती हैं वो बड़ी अनबिलीवेबल हैं। तो उसका बहरहाल हमारी गवर्नमेंट से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि रियल इस्टेट को फोकस करें, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान बीइंग एग्रीकल्चर मुल्क, सेकंड नंबर पर रियल इस्टेट। फिर रियल इस्टेट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि अगर रियल इस्टेट डेवलपमेंट की हम बात करें, अगर वो कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे कई एलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो मूव करती हैं। बिल्कुल, इतनी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, बहुत वसअत है। हाँ, प्लॉट ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उससे सिर्फ स्टेक होल्डर्स, प्लॉट ऑनर्स को ही फायदा होता है। लेकिन जहाँ जो इमरान खान साहब का एक विजन था 5 मिलियन घरों का, उसका मकसद ये था कि इंडस्ट्री बूस्ट करेगी, और हमने देखा, लोगों ने विटनेस किया।
मैंने बताया ना कि स्टील की और सीमेंट की सेल रिकॉर्ड पे चली गई, बिल्कुल। लेबर आपको नहीं मिल रही तो थी। शफी साहब वैसे आप कुछ आइडिया, आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि ये स्लोगन तो चलो चला, लेकिन इसमें ज़ाहिरी बात है लोगों ने इन्वेस्ट भी किया और लेना भी शुरू किया। कितने % लोग जो हैं अभी तक इससे मुस्तफिद हो सके? देखिए अल्टीमेटली नटशेल में जो उसका कंप्लीशन तो अभी तक नहीं हुआ किसी स्कीम का, वो सारे प्रोसेस में ही हैं। सही। और अब हम हमारी वही वाली बात है ना कि कोई चीज़ कंप्लीट होने से पहले फिर किसी नए विजन पे चली जाती है, तो सब मामला धरे का धरा रह जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, वापस क्या उनकी गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन अभी होते हैं नहीं होता, अभी देखें जनरल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन फिर वो 28 अगस्त के, तो चीज़ें जो है ना बड़ी डिस्टर्ब है। और बीइंग अ रियल्टर मैं तो ये देख रहा हूँ स्टेबिलिटी अभी आने में टाइम लगेगा, अभी जब तक बहुत एम्बिग्विटी है, कोई पॉलिटिकल क्लियरिफिकेशन नहीं है। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। फिर डॉलर की रेस ऊपर की तरफ जा रही है, लोग डॉलर मिल नहीं रहा, फिर डॉलर नीचे आ रहा है, फिर डॉलर को खरीदार नहीं मिल रहा, तो ये बहुत रैपिड चीज़ें हो तो रही अभी आप समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो है तकरीबन काम रुका हुआ ही है, क्योंकि अगर जिसने अभी तो बाइंग रुका की हुआ हुई है तो वो वो भी- अभी वो सेल नहीं कर अगर पाता, नीचे आ गया तो और अगर बेच नहीं किसी पा रहा ने सेल करना है तो वो भी रुका वो हुआ है। नुकसान में बेचने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग फंस जाते हैं, फिर वो वही वाली बात है कि कई जगहों पे जो आर्टिफिशियल बूम आता है उसमें लोग ऊपर की प्राइस पे स्टकअप हो जाते हैं। बीइंग अ रियल्टर, क्योंकि मैंने तो इन 30 सालों में आप समझ लीजिए कि 27 साल तो बीइंग अ रियल्टर ही काम किया, पिछले 3 साल से मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और मेरा ख्वाब है कि मैं एक ऐसी स्कीम बनाऊँ कि जो एक लो कॉस्ट हाउसिंग मैं स्कीम हो। आपसे ये बात करने लगी थी कि शफी साहब आपने कभी नहीं सोचा कराची नहीं, के हमें लिए, हमारा आवाम क्लाइंट के बहुत लिए? कहता है कि आप अपनी स्कीम बनाएं, लेकिन वही वाली बात है कि मेरा जो मसल है मैं उसके हिसाब से काम करूं, मैं उस चीज़ को कोप कर सकता हूं। सही। हमने अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, हमने अपने छोटे छोटे बिल्डिंग्स यूनिट्स बना के दे रहे हैं, बट हमारा अभी भी अब मुख्तलिफ देखें ना, इतनी स्कीम आती है, वो कहता है आप बेचो हम आपको रिबेट देंगे। सही। मसला ये कि अगर हम स्कीम में माल बेचना शुरू कर दें, वो स्कीम बनेगी नहीं बनेगी, 10 मसाइल हैं। फिर हमें अगर हमने कुछ बेच दिया, उन्होंने पैसे भी हमारे फेस पे दे दिए, वो स्कीम बनी नहीं, डेवलप नहीं हुई, तो हम आप बीच लोगों में के लिए मसला हो सैंडविच जाएगा। फंस जाते हैं। तो हमें लोग, हमारे अपने कस्टमर कहते हैं कि आप अपनी स्कीम लॉन्च करें, आप काम करने वाले तो हैं। आगे लेकिन आपका इरादा है कोई इस तरह की बिल्कुल, स्कीम बल्कि अभी लेके मेरी आने का? अपनी टीम भी ये कहती है सर हम इसका माल बेचें, पता नहीं डाउट है, आप अपने ही कोई हम क्यों ना कर लें। लेकिन वही वाली बात है कि रिसोर्सेज हों, हर काम की एक रिक्वायरमेंट होती है। आज अगर हम कोई छोटी स्कीम भी लॉन्च करते हैं उसके लिए अरबों रुपए की जरूरत है। बिल्कुल, और एक टीम वर्क फिर करना पड़ता है। टीम जब है तक हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केटिंग की टीम है, हमारी डेवलपमेंट की टीम है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वही वाली बात है, फिर ज़मीनें इतनी महंगी हो गई हैं, बेतहाशा प्राइस बढ़ा दी गई है। मतलब जो प्लॉट 10,000 रुपये गज होते थे आज 10-10 लाख रुपए गज हो गए। और किसी दूर दराज इलाके में भी चले जाएं तो 1-1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 125 गज का। और यकीन नहीं आता, वही जो आपने बात की थी, 10 लाख का 9 लाख का आपको अपार्टमेंट मिलता था, वहाँ आज करोड़ों पे 8-8 चला करोड़ गया। रुपए का। मतलब मैं जब क्लिफ्टन में हम शिफ्ट हुए थे, मेरे वालिद साहब 1982 में, उस वक्त 2-2.5-3 लाख रुपए का अपार्टमेंट होता था। तो उस वक्त अगर किसी ने कभी सोचा नहीं था, उस वक्त मुझे याद है कि 15 लाख रुपए की एक बुकिंग आई थी, तो लोग कहते थे 15 लाख रुपए का फ्लैट। और आज लिटरली हम इस इंडस्ट्री में बैठे हुए 9-9 करोड़ रुपए की बुकिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ये 9 करोड़ रुपए कहना आसान है, अब जो इस सर्कल में उस वक्त से चल रहा है तो वो तो उस सर्कल पे पहुंच गया है। सही। लेकिन जो इससे आउट था वो अब कैसे खरीदेगा। मुझे तो ये बड़ा वो होता है कि एक आम आदमी घर कैसे खरीदेगा। हमने इस पर भी पूरी रिसर्च की कि अगर एक आदमी आज ग्रेजुएट होता है, मास्टर्स होता है, जॉब करता है, उसकी एक अच्छी हैंडसम सैलरी पे भी पहुंच जाता है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी काम कर ले तो अपने लिए घर नहीं खरीद सकता। लेकिन चलें, फिर भी मैं यहाँ चाहूँगी आपसे पूछूं कि भाई लोअर मिडिल क्लास के लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि जिनसे वो अपना घर जो मैं चाहती हूँ कि उनका हो, और चाहे वो हमारी हेल्प से हो, हमारी इंफॉर्मेशन से हो, या वो खुद अपने उससे रिसोर्सेज से करें, तो किस तरह कर सकते हैं? इसमें क्या देखिए सोच एक यहाँ रख पे के एक करें? टिप ये दी जा सकती है, बाज़ दफ़ा इंसान कहता है मुझे ये घर खरीदना है, जी। तो उसके पास उसके पैसे नहीं होते, तो वो उस तरह के घर में रेंट पे रहता है। अब वो पैसे रेंट पे भी लगा रहा होता है और वो उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च कर रहा होता है। जी। हमने जो रियल एस्टेट का माजी देखा है, मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आपके पास कोई रकम है, आप अगर उस रकम से एक ऐसा यूनिट खरीद रहे हैं जिसमें आप रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको रहने के लिए एक ऐसा यूनिट चाहिए जिसके पैसे नहीं है, लेकिन आप उस पैसे को उस यूनिट में लगा दें, क्योंकि वो भी ग्रो करेगा। आप छोटा यूनिट ले लें, आप अपनी, आपका एक स्टैंडर्ड है, आप कहते हैं मुझे इस लेवल पे रहना है, आपके पास पैसे कम है, तो आप उस लेवल की कोई चीज़ खरीद ज़रूर लें, सही। ताकि वो पैसा आपका ग्रो होना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में या कराची की मैं बात करूं, लोगों ने कारोबार में इतना पैसा नहीं कमाया जितना रियल एस्टेट के बढ़ने से कमाया। आज अगर आपके पास 10 लाख हैं, आपकी नीड 30 लाख की है, तो 10 लाख का कोई रियल एस्टेट यूनिट ले लें आप, वो बढ़ जाएगा तो आपको फिर आगे वो 30 लाख वाला 50 का होगा, 40 का होगा, तो आप उसके साथ लग जाएंगे, वरना आपके वो 10 लाख ही रह जाएंगे। सही। इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कर दें। आप आपकी अगर नीड के हिसाब से चीज़ नहीं मिल रही है तो आपके कम पैसे, तो उसका कुछ ना कुछ आप ले लें। अब सुरजानी वगैरह में जहाँ 3-3, 4-4 लाख के प्लॉट होते तो आज वो भी 40-40 लाख के हो गए। तो आप अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन कर दें। इसी हवाले से एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च की गई, रीट, लेकिन हमारे यहाँ वो अगेन वो उसी में आके सेल की रीत तो फंस गई कि उसकी ऑफिशियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का फ़र्क होता था। तो अभी रेंटल रीट लॉन्च हुई
और भी काफ़ी रीट्स लॉन्च हुई हैं, लेकिन वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। और अभी आने वाले दिनों में नई रीट्स भी आने हो, तो रीट का मकसद ये था कि आपका पैसा रियल एस्टेट सेक्टर में लग जाए, सही। जिस तरह आप स्टॉक सेल में मुख्तलिफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जिस तरह आपने मशवरा दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्ट करें, चाहे आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप उसके लिहाज से इन्वेस्ट करना सीखें। उस कैपेसिटी की चीज़ लेना। जी, इन्वेस्ट करेंगे तो सारी बातें वो आगे ग्रो होगा, ये चीज़ सोच और माजी में हमने 40 साल में देखा यही कि ग्रो ही हो जाता है। और ख़ासतौर से रियल एस्टेट तो बिल्कुल इसी तरह। चाहे अभी आपने कहा ना कि बाइंग जो है ठीक है, वक्ती तौर पे इसमें आता है। ये भी अभी देखें जो इस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड है, स्लो हुआ है, ये वक्ती है, मैं समझता हूँ। चीज़ें दोबारा सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रहेंगी, चीज़ें इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। हम लोग बड़े होपफुल हैं, पाकिस्तान अल्लाह ने चाहा तो फिर ग्रो करेगा इंशाल्लाह, चीज़ अच्छी हो जाएंगी। तो आप अपनी कैपेसिटी को देखते हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें और आप ढूंढें, थोड़ा सा एफर्ट नहीं करते लोग, एफर्ट करेंगे अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सब दो नंबर ही है, अच्छा काम भी हो रहा है, जेन्युइन काम भी हो रहा है। आपको थोड़ा फाइंड आउट करना है कि कहाँ के कौन लोग। सही, वही बात, जब आप थोड़ा अपने लिए कुछ भी खरीदने जाते हैं, छोटी सी आप कप खरीदने भी जाते हैं घर के लिए, तो वैरायटी देखते हैं ना, वैरायटी देखते हैं। और फिर वो ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो गए लोग, तो ब्रांड नेम जो है। लेकिन ये एक चीज़ ये भी मैं देखने में आई, मुझे वाइंड अप भी करना है, लेकिन बस मैं क्या करूँ शफी साहब, आप सामने बैठे हुए और इतना आपके पास ज़ख़ीरा है इन बातों का और नॉलेज है कि ये भी देखने में आता है कि लोग जितना नाम होता है वो उसके पीछे भागते हैं, बाज़ दफ़ा नाम भी जो है कामयाब नहीं होते। ये बात है, आप एग्री करेंगे? हाँ, वो बड़ी दुकान छोटे वो वाला भी सीन है। बहरहाल अब ये फिर हम कहते हैं ना, बीइंग अ मुस्लिम, आखिर में हम कहते हैं नसीब की बात है, क्या करें। बिल्कुल, सारी बात आके फिर हम यही ख़त्म कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने की। और अपने नाज़रीन को मैं यही कहूँगी कि मेरी तो हर बार यही कोशिश रही है, शुरू में भी मैंने प्रोग्राम में कहा कि चाहे कुछ भी हो, जब मैं ये कहती हूँ कि ये घर आपका हुआ, तो ये घर आपका होना आपका राइट है। और वो राइट आप उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब अपने राइट के लिए आप हिम्मत, हौसला और करेज रखते हुए कोशिश करते हैं। और वो कोशिश यही है कि इन्वेस्ट करना सीखें, चाहे अगर थोड़े पैसे हैं उसी लिहाज से इन्वेस्ट करें और आगे ग्रो करेगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।